कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कभी भी किसी को बचाने और फंसाने का जो तौर तरीका है, वह पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तौर तरीका है। वो हमेशा देखते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा इस प्रकार से फंसाते हैं कि उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। 30 सालों से जो सरकार चल रही है, उन्होंने छल प्रपंच करके क्षत्रिय समाज के नेताओं को, क्षत्रिय समाज के साथ दोगलापन टाइप का व्यवहार किया है। ये मैनुअल में बदलाव करना तो सरकार का काम है ना। यही सरकार 2012 में जेल मैनुअल को चेंज करती है कि सरकारी पदाधिकारी को ऑन ड्यूटी हत्या होगी तो आजीवन मतलब टिल टू डेथ, मतलब मरते दम तक लोगों को जेल में रहना। ड्राफ्टिंग कमेटी में लिखा गया है कि बिहार सरकार ने एक कानून में बदलाव किया सिर्फ इसलिए कि आनंद मोहन जी को जेल में रखा जाए, लेकिन उस कानून से आनंद मोहन जी जेल में नहीं रखा जा सकता था। आनंद मोहन जी को नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार में राजनीति हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में लालू यादव भी पटना आ चुके हैं और राजनीतिक गलियारे में जोरों शोर से चर्चा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम तरह की बातें। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है राकेश रोशन जी। बात करेंगे कि क्या कुछ आनंद मोहन की रिहाई को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तमाम जो की पार्टियां हैं अपने तरह से, जैसे कि नाटा के द्वारा जो बंद है उसके लिए माले भी अब आंदोलन करिए कि उनको भी अब छोड़ा जाए। इस रिहाई को आप कैसे देखते देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो परिहार का कानून बनाया गया था, उसके न्याय संगत तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि जो अन्य राज्यों में जो कानून था वो बिहार राज्य में नहीं था, उसी कानून में फेर बदल करके हिंदुस्तान में एक देश एक कानून के तौर पे उन्होंने इस कानून का बदलाव किया। उसी क्रम में आनंद मोहन जी की रिहाई हुई है। आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए हम लोग भी शुरू में आंदोलन किए थे उनके पक्ष में कि आनंद मोहन जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए बिहार सरकार के द्वारा। पर एक भ्रांति फैलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कभी भी किसी को बचाने और फंसाने का जो तौर तरीका है, वह पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तौर तरीका है। वो हमेशा देखते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा इस प्रकार से फंसाते हैं कि उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। और जब उनके रहमो करम पर जब उनके पास लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो कानून के फेर बदल करके उनका रिहाई करा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जी कृष्णैया हत्याकांड के आरोपी आनंद मोहन जी हैं। उन्होंने सजा काट लिया है। सजा काटने के बाद बिहार सरकार ने उनको परिहार का जो कानून है उसके तहत उनको न्याय देने का काम किया, उनको रिहाई किया। पर परंतु सवाल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन जी की रिहाई हो गई। आनंद मोहन जी अपने घर चले गए। उन्हें उनके पत्नी, बच्चों और परिवार को एक सुख है, उनके फॉलोअर्स को एक आनंद हुआ कि आनंद मोहन रिहा हो गए, खुशहाल है लोग। पर सवाल यह है कि आनंद मोहन जी का 15 साल 6 महीना जिन लोगों ने आनंद मोहन जी के लिए अपना खून पसीना एक किया, जिन लोगों ने आनंद मोहन जी के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन लोगों ने आनंद मोहन जी के लिए अपने परिवार तक को निछावर कर दिया, जिन लोगों ने आनंद मोहन जी की लड़ाई लड़ने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनको पूछने वाला कौन है? मुख्यमंत्री जी आनंद मोहन जी की रिहाई करके पूरे बिहार में एक संदेश देना चाहते हैं कि राजपूतों के हम मसीहा हैं, हमने आनंद मोहन जी को रिहा किया। पर सवाल उनसे पूछने वाला कौन है? कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा है? एकमात्र चिराग पासवान पूछ रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं कि हम फंसाते नहीं है किसी को, बचाते नहीं है किसी को, तो आनंद मोहन जी की रिहाई में आप कहिए कि मैंने नहीं किया है, न्याय संगत हुआ है। पर मुख्यमंत्री जी के पार्टी के तमाम लोग, महागठबंधन के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी महागठबंधन के सरकार के रहमो करम पे दिया हुआ है। हैं? राजपूत वोट की बात कर रहे हैं कि राजपूत वोट को लुभाने के लिए आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा था। क्या प्रभुनाथ सिंह किस जाति से आते हैं? प्रभुनाथ सिंह भी राजपूत जाति से आते हैं, उनको भी छोड़ना हमेशा चाहिए? क्षत्रिय समाज के साथ 32 सालों से जो सरकार चल रही है, उन्होंने छल प्रपंच करके क्षत्रिय समाज के नेताओं को, क्षत्रिय समाज के साथ दोगलापन टाइप का व्यवहार किया है। जब उनकी जरूरत पड़ती है उनकी बाहुबल की, तो सरकार बनाने के लिए वो उनके बाहुबल का उपयोग करते हैं। जब लालू जी हाशिए पर जा रहे थे सारण प्रमंडल में, उन्होंने आदरणीय प्रभुनाथ सिंह का भरपूर यूज किया। जब उनको अपने आने वाले नौनिहाल और आने वाले जनरेशन को राजनीति में मजबूत करना था, तो आनंद मोहन जी, शहाबुद्दीन जैसे लोगों को खत्म कर दिए। महागठबंधन की सरकार रहते हुए शहाबुद्दीन जी जब जेल से निकले थे, तो उनको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देकर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करा कर उनको जेल भेजने का काम किया।
प्रभुनाथ सिंह को किसकी सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार ने प्रभुनाथ सिंह को, जिसमें वो निर्दोष है, प्रभुनाथ सिंह जी का कहीं से भी ऑफेंस नहीं है कि प्रभुनाथ सिंह ने अशोक सिंह की हत्या की है, उन्होंने बम चलाया है, फिर भी प्रभुनाथ सिंह जी को नीतीश कुमार जी के चलते नीतीश कुमार जी ने उनको पूरी तरीके से कोर्ट में एडवोकेट रख के, सरकार के पूरा खिलाफ करके केस को अपने से बिहार सरकार के द्वारा एडवोकेट रख के, वकील रख के उनको जेल भेजने का काम किया। और फिर जब उनकी जरूरत पड़ेगी, अभी वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को बिहार में उन बाहुबलियों का जरूरत पड़ रहा है, जैसे पप्पू यादव है, आनंद मोहन जी है, प्रभुनाथ सिंह है, तो तमाम बाहुबलियों की जरूरत बिहार में भाजपा को हराने के लिए उनको जरूरत है, इसीलिए वो इस प्रकार का चल प्रपंच कर रहे हैं। और प्रभुनाथ सिंह जी को छोड़ने के, अब जहां तक बात है, नीतीश कुमार के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और फिर कहेंगे कि हम लोगों ने मांग की थी और आने वाला समय में हो सकता है, अच्छी बात है कि प्रभुनाथ सिंह जी की रिहाई हो, लेकिन इस प्रकार से बिहार में कानून का गंदा मजाक नीतीश कुमार करेंगे, उनकी गलत नीतियों का विरोध लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तमाम मजबूत तरीके से करेगी। ये कहाँ का न्याय है कि लगातार 10 हत्यारे को, बलात्कारियों को, जिन्होंने किसी के घर उजाड़ दिया, उन 28 लोगों को छोड़ने का काम किया गया बिहार सरकार के द्वारा। आप ही बताइए, जिनको आजीवन सजा मिली है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, जिनके जिनके घर के नौजवान पीढ़ी को छीन लिया गया, जिस बच्चे के साथ और जिसकी बेटी के साथ उसके पिता को छीन लिया गया हो, वैसे लोगों को, जिसकी माता के साथ बलात्कार किया गया हो, वैसे लोगों को नीतीश कुमार जी ने रिहा करने का काम किया है। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। बिहार में ऐसे भी अपराधियों का अपराधीकरण जबरदस्त लेवल से रूप से बिहार में दिखाई देता है, और इस प्रकार से रिहाई करने और इस प्रकार से मीडिया ट्रायल कराने, सरकार के द्वारा सरकार ने मीडिया ट्रायल कराने का काम किया है, सरकार ने तमाम तरीके से इसको राजनीति का एक मुद्दा बना दिया है, इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा। परिहार आज से पहले भी होता आया है, परिवार, नीतीश कुमार जी ने कल खुद बयान दिया है कि हम 700 लोगों को परिहार दिए हैं लगभग 6 सालों में, लेकिन इस प्रकार का राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया गया है, ये बहुत गलत है। अपराधियों का अपराधीकरण का राजनीति में आना और राजनीति में इस प्रकार के लोगों का बाहुबल्य का उपयोग राजनीति में होना कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी के लिए एक गलत संदेश है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जिन 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है, आने वाले चुनाव में बूथ कैंपेनिंग करेंगे ये लोग। सुशील मोदी जी जो कह रहे हैं, सुशील मोदी जी कह रहे हैं, तो उनकी बात उनसे पूछिए कि सुशील मोदी कहना क्या चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी तक तमाम नेताओं का जो वक्तव्य है, सिर्फ चिराग पासवान जी का वक्तव्य एक साइड है, वन साइडेड है, बाकी लोगों का वक्तव्य दोहरा साइडेड है। पता नहीं चलता है कि तमाम वो 2800 कैदियों पे बात होनी चाहिए। हम तमाम 27 कैदियों पर बात करते हैं, तो 27 कैदियों में ठीक है, आनंद मोहन जी को परिहार देना था तो अकेले परिहार दे दिया जाता। आनंद मोहन जी के कंधे पे बंदूक रख के, आनंद मोहन जी को आड़ में उन 27 कुख्यात अपराधियों को छोड़ा गया है, उसको बिहार सरकार को जवाब देना होगा। और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी आवाज उठाएगी, बिहार के जन जन तक पहुंचाएगी कि कैसे इस महागठबंधन सरकार ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए बाहुबलियों को जिस प्रकार से जीवनदान दिया है, उनको जेल से बाहर निकाल करके लगातार मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है। आप देख लीजिए कि परिहार का उपयोग देने का मतलब ये नहीं है कि तमाम मीडिया के, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया उसी को चलाई जा रही है, तो ये संदेश गलत जा रहा है। बच्चा, जो आने वाला पीढ़ी को पता चलेगा कि जैसे जिस कृष्ण जैसे आईएएस की हत्या बिहार में हो जाती है और न्याय संगत उनको न्याय नहीं मिलता है। आनंद मोहन जी को पूरी तरीके से, जैसे हम लोग नए जनरेशन के लोग हैं, हम लोगों ने घटनाक्रम को देखा नहीं है, हम लोग भी क्षत्रिय समाज से आते हैं और हमारे अंदर भी खून उबाल मारता है कि आनंद मोहन जी को रिहा किया जाए। हम लोग भी भगवान राम के वंशज है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा लिए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि हम लोग जो घटना को देखे नहीं, आंखों नहीं देखे। हम लोग, अगर हिंदुस्तान का कानून संविधान से चलता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके मॉनिटरिंग करती है पूरी तरीके से, कानून को बचाने का, उनको एक देखभाल करने के लिए हम लोग के यहाँ एक न्यायालय प्रक्रिया है। न्यायालय प्रक्रिया के माध्यम से आनंद मोहन जी को सजा दी गई थी, यह पूरी तरह सत्य है। लेकिन न्याय प्रक्रिया में आनंद मोहन जी के साथ उस समय अन्याय हुआ था। उस समय की वर्तमान सरकार ने आनंद मोहन जी का नाम एफआईआर में जबरदस्ती लगवाया था, जैसे हम लोग जानते हैं और जैसे हम लोगों को सुनने को मिला है, क्योंकि हम लोगों ने घटना का चश्मदीद गवाह हम लोग नहीं है। और तमाम लोग कहते हैं, और आज तो उनके ड्राइवर का भी, जी कृष्णैया हत्याकांड के उस समय जो डीएम साहब के ड्राइवर थे, उनका भी बयान आया है। तो आनंद मोहन जी उसमें कहीं से उनके बयान से संतृप्तता आनंद मोहन जी की नजर नहीं आती है। फिर आनंद मोहन जी का 15 साल 6 महीना क्षत्रियों के, उस समय वर्तमान जिस समय आनंद मोहन जी का उदय हुआ था, उस समय सर्वमान रूप से नेता स्वर्ण समाज के आनंद मोहन जाने जाते थे, और आनंद मोहन वोट ट्रांसफर कराने में भी माहिर थे। हम ये बात पूछना चाहते हैं, तमाम 32 सालों में पिछड़े की सरकार रही है, पिछड़ों का विकास भी नहीं हुआ, और उन पिछड़े नेताओं से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आनंद मोहन के साथ अन्याय क्यों किया।
लवली आनंद के साथ अन्याय क्यों किया, चेतन आनंद के साथ अन्याय क्यों किया। आज जी कृष्णैया का परिवार आनंद मोहन जी को इसलिए कह रहा है कि उनको जेल भेजा जाए कि उसको लगता है कि आनंद मोहन जी ही अपराधी है हमारे पिताजी के हत्याकांड के। वो परिवार के लोग देखने नहीं आए, तो उन परिवार के लोग सुनी सुनाई कहानी उनको पता है। उन्होंने एफआईआर का माध्यम जोड़ा है कि मेरे मेरे पिता के हत्याकांड में आनंद मोहन जी का नाम है, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, इसलिए जी कृष्णैया की बेटी तमाम रूप से मीडिया के सामने आ रही है और अपनी बयान दे रही है। इस बिंदु पे कोई बोल नहीं रहा है, इस बिंदु पे बात करने की जरूरत है कि जिस समय की सरकार ने आनंद मोहन जी को सजा देने का काम किया, जिस समय की सरकार ने आनंद मोहन जी के साथ एफआईआर में नाम डलवाया, उससे आनंद मोहन जी और आनंद मोहन जी के परिवार के साथ साथ पूरा स्वर्ण समाज ने संघर्ष किया आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए। अब स्वर्ण समाज को सोचना है और आनंद मोहन जी को भी सोचना चाहिए कि उनके 15 साल 6 महीना उनके जीवन का स्वर्णिम काल को नीतीश कुमार और लालू जी ने पूरी तरीके से नस्तानाबूद कर दिया है। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब लोग कुछ लोग आनंद मोहन जी के साथ खड़े हैं क्योंकि आनंद मोहन जी के साथ खड़े हैं, लेकिन ये भ्रांति नहीं फैले कि कोई नीतीश जी के और लालू जी की कृपा से आनंद मोहन जी छूटे। आनंद मोहन जी न्याय संगत कानून, जो पूरे हिंदुस्तान में एक कानून को एक कानून होना चाहिए, उस हिसाब से आनंद मोहन जी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन्होंने सजा पूरी की है। लेकिन सजा आनंद मोहन जी की हुई है और जी कृष्णैया के जो पत्नी है और बेटी है जो बयान दे रही है वो भी अपने जगह सही है। लेकिन सवाल उन सरकारों से पूछना है और उस समय के पुलिसिया तंत्र से पूछना है कि आनंद मोहन जी को गलत फंसाया गया था कि सही फंसाया गया था। नहीं, लेकिन इस पे एक सवाल दूसरी इसकी पहलू है कि लोग कह रहे हैं कि जेल मैनुअल में बदलाव किया जाता है क्योंकि नीतीश कुमार 2016 में एक कानून लाते हैं कि सरकारी कर्मचारी और किसी अफसर की हत्या कर दी जाती है तो उसको उम्र कैद होगी और उनको फांसी की सजा दी जाती है आनंद मोहन को। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ उनको उम्र कैद मिलता है। तो अभी जेल मैनुअल में उनको बदलाव करके आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है और जो 27 लोग हैं। जेल मैनुअल में बदलाव करना तो सरकार का काम है ना। सरकार 2012 में जेल मैनुअल को चेंज करती है कि सरकारी पदाधिकारी को ऑन ड्यूटी हत्या होगी तो आजीवन मतलब टिल टू डेथ, मतलब मरते दम तक लोगों को जेल में रहना है। लेकिन इस आनंद मोहन जी के केस में सरकार गलत है, कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने उन 27 अपराधियों को छोड़ने के लिए कानून में बदलाव किया है। समझना पड़ेगा, लग रहा है आनंद मोहन जी मोहरा है। आपको समझना होगा, कानूनी प्रक्रिया को समझना होगा। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में लिखा गया है कि बिहार सरकार ने एक कानून में बदलाव किया सिर्फ इसलिए कि आनंद मोहन जी को जेल में रखा एक जाए। सवाल दूसरी इसकी पहलू है कि लोग कह रहे हैं कि जेल मैनुअल में बदलाव किया जाता है क्योंकि नीतीश कुमार 2016 में एक कानून लाते हैं कि सरकारी कर्मचारी और किसी अफसर की हत्या कर दी जाती है तो उसको उम्र कैद होगी और उनको फांसी की सजा दी जाती है आनंद मोहन को। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ उनको उम्र कैद मिलता है। तो अभी जेल मैनुअल में उनको बदलाव करके आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है और जो 27 लोग हैं। जेल मैनुअल में बदलाव करना तो सरकार का काम है ना। सरकार 2012 में जेल मैनुअल को चेंज करती है कि सरकारी पदाधिकारी को ऑन ड्यूटी हत्या होगी तो आजीवन मतलब टिल टू डेथ, मतलब मरते दम तक लोगों को जेल में रहना है। लेकिन इस आनंद मोहन जी के केस में सरकार गलत है, कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने उन 27 अपराधियों को छोड़ने के लिए कानून में बदलाव किया है। समझना पड़ेगा, लग रहा है आनंद मोहन जी मोहरा है। आपको समझना होगा, कानूनी प्रक्रिया को समझना होगा। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में लिखा गया है कि बिहार सरकार ने एक कानून में बदलाव किया सिर्फ इसलिए कि आनंद मोहन जी को जेल में रखा जाए। लेकिन उस कानून से आनंद मोहन जी जेल में नहीं रखा जा सकता था। आनंद मोहन जी को, आनंद मोहन जी भी बयान दे रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन जी के बयानों को मीडिया सही तरीके से आम जनता के पास लेने जा रही है। आनंद मोहन जी को खुल के इस पे बात करनी होगी। आनंद मोहन जी ही मीडिया और जनता को समझा सकते हैं कि उनके साथ इन सरकारों ने न्याय नहीं किया है। जो कानून बना है हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार आनंद मोहन जी छूटे हैं, वो भी 1.5 साल आनंद मोहन जी को प्रताड़ित होना पड़ा है। आपको मैं पूरी तरह डिटेल में समझाना चाहता हूं हुआ क्या है। परिहार कानून में बदलाव इसलिए किया गया है कि जो 27 दुर्दांत अपराधी है वो परिहार कानून के तहत उनको छोड़ा नहीं जा सकता था। पूरी तरीके से लालू जी और नीतीश जी का पूरा गेम प्लान था कि चुनाव को जातीयता रंग देने का। उन 27 अपराधियों को पूरी जाति में मैसेज दिया गया है, फैलाया गया है कि आप मसीहा के रूप में उनको फैलाया जा रहा है कि इनको छोड़ा गया है। तमाम जिलों में आप देखिएगा जेल से निकलते हुए डम टम बाजे गाजे के साथ वो परिहार का फायदा उठाते हुए चुनाव निकल रहे हैं। जैसे उन्होंने देश की क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ी है, लोकतंत्र की लड़ाई में अगुवा रहे उन 27 अपराधी। आनंद मोहन जी एक मोहरा बन गए, इस कानून के मोहरा बन गए। आनंद मोहन जी के समय आनंद जो कानून है उसमें बिहार सरकार ने परिहार में एक नॉर्म्स दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत है। ऑन ड्यूटी किसी पदाधिकारी की हत्या होती है तो परिहार कानून का लाभ नहीं मिलेगा।
आनंद मोहन जी के केस में आनंद मोहन जी को हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। आनंद मोहन जी के केस में डीएम साहब छुट्टी पे थे, न कि ऑन ड्यूटी थे और ऑफ ड्यूटी थे, तो ऑफ ड्यूटी में उनकी हत्या हुई। और आनंद मोहन जी के केस में हत्या के मुख्य मुख्य अभियुक्त आनंद मोहन जी नहीं है, उनको अलग तरीके से एफआईआर में अलग से नाम जोड़ा गया है। इसमें आनंद मोहन जी को नाम पुलिसिया जांच में आनंद मोहन जी का नाम जोड़ दिया गया तब वर्तमान सरकार के द्वारा कि आनंद मोहन जी भी भड़काऊ भाषण दिए। इस भड़काऊ भाषण के आधार पर डीएम कृष्णैया को भीड़ ने हत्या की है और भुट्टू ये उनके छोटन शुक्ला का भाई भुट्टू शुक्ला ने उनको गोली मारी है, एफआईआर में ये दर्ज है। अब बताओ कि जब कानून जो परिहार का कानून ऑन ड्यूटी वो आनंद मोहन जी पर लागू नहीं होता है। परिहार का कानून है कि आनंद मोहन जी ने हत्या की है, आनंद मोहन जी ने हत्या नहीं की है, भड़काऊ भाषण का आरोप है, तो कहीं से परिहार कानून में आनंद मोहन जी को रोका नहीं जा सकता था। बस इस सरकार ने नीतीश कुमार के निकम्मी शासन व्यवस्था ने नीतीश कुमार का पर्सनल उनका खुन्नस आनंद मोहन जी के साथ था, इसलिए उन्होंने जान से नहीं रोक के रखा आनंद मोहन जी को। 1.5 साल तक परिहार का उपयोग उनके साथ नहीं होने दिया और वो ये इस कानून के तहत तेजस्वी यादव जी को कन्विंस किया गया और वैसे लोग और तेजस्वी यादव जी के जो फॉलोअर थे, जिनके पार्टी के दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उनको कैसे जेल से निकाला जाए, इस पे आनंद मोहन जी को साथ एक घटना को जोड़ दिया गया। इससे सवर्णों और जो पिछड़ों की लड़ाई है उसको और बढ़ावा दिया जा सके, इस चुनाव को बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जा सके, स्वर्ण व्यवस्था वर्सेज अन्न व्यवस्था किया जा सके, इससे सरकार को फायदा होगा। और एक बहस का मुद्दा बना दिया गया आनंद मोहन जी को। आनंद मोहन जी के मुद्दे के कारण उन 27 कुख्यात अपराधियों का जो रिकॉर्ड रहा है अपराधी का, वो दबते जा रही है। आनंद मोहन जी के चलते उनका जो उनके द्वारा जो कुकर्म किया गया है वो जनता के सामने नहीं आ रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि जिन 27 अपराधियों को छोड़ा गया उनका पूरा कुंडली दिखाया जाए। आनंद मोहन जी भड़काऊ भाषण के आधार पर ऑफ ड्यूटी जी कृष्णैया की हत्या हुई थी और जिस कृष्णैया की हत्या होने से आनंद मोहन जी को सजा मिला था तो उस पर परिहार का कानून पर लागू होता, 14 साल सजा काट लिया, आनंद मोहन जी को छोड़ दिया जाता। लेकिन इसको राजनीतिकरण करना था और स्वर्ण समाज में एक संदेश देना था कि आनंद मोहन जी को छोड़ के हमने बहुत बड़ा काम किया है और 27 अन्य जो अन्य समाज के लोगों को छोड़ा गया उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो आप बता दो कि एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति छूटता है जिस पर इतना बड़ा बवाल मचाया जाता है और 27 अन्य अपराधी छोड़े गए हैं जो अन्य समाज से आते हैं, उस पर क्यों नहीं बवाल मचाया जा रहा है? क्योंकि उसको धीरे धीरे इंटरनल रूप से एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि आपको छोड़ के हमने बहुत बड़ा काम किया है, हम आपके अपने समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं। उसमें तमाम 13, 14, 15 तो यादव और मुस्लिम माई समीकरण का खेल है, तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी सवाल है, आपके पार्टी के आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आपके पार्टी में चिराग पासवान जी से मुलाकात करते हैं बीना देवी के पुत्र पहले, उसके बाद बीना देवी के हस्बैंड दिनेश सिंह कुछ दिन पहले मुलाकात करते हैं। तो क्या लग रहा है वैशाली सीट को लेकर कुछ गड़बड़ है क्या? आप लोग कुछ उस पे लगा रहे हैं क्या दिमाग? देखिए बता रहा जो हम अब चिराग पासवान जी की एक सोच है, विचार है, सिद्धांत है और नीति है। उस नीति के आधार पे हमारे पार्टी को छोड़ के जा चुके लोग कहीं से भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। पहली चीज, पार्टी का कार्यकर्ता ही वैशाली का चुनाव लड़ेगा। आनंद ये आदरणीय चिराग पासवान जी ने पूरी तरीके से पार्टी के इंटरनल मीटिंग में, पार्टी के ऑफ द रिकॉर्ड और पार्टी के अधिवेशन में, राजगीर अधिवेशन हो या अभी वर्तमान में पटना में हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, समीक्षा बैठक हुई है और तमाम प्रदेश के नेताओं को एक तरीके से कह दिया गया है कि पार्टी उसी को टिकट देगी जो पार्टी में काम करेगा और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को वैशाली से चुनाव लड़ाएगी। जो पार्टी का कार्यकर्ता है जो जीतने में सक्षम हो वही चुनाव लड़ेगा। और ये सब भ्रांति मत फैलाइए कि कोई वो जमाना नहीं है, आदरणीय पशुपति पारस का जमाना नहीं है। एक दिन में बीना देवी शामिल हुई थी और उनको टिकट दे दिया गया था। अब जमाना बदल चुका है, अब आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ता ही वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। एक मतलब कि जोर शोर से हल्ला भी है और अफवाह है कि क्या है, आपसे क्लियर करते हैं कि वैशाली से राकेश रोशन जी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, पार्टी नेतृत्व और पार्टी की पूरी अभी कार्यकर्ता है संसदीय बोर्ड जो नियुक्त करे, पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर लड़ाने के लिए तैयार है, मैं जब वैशाली का लोकसभा तो लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। बिना देवी अगर आती हैं तो फिर कोई भी आएगी, अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को अगर पार्टी मुझे मेरे पे अपना दिखाती है कि हाँ ये व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव और पार्टी चुनाव जीत सकता है तो मैं अपना 100% पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वैशाली के लोकसभा में देने को तैयार हूँ। एक दुबई से आए हैं चिराग पासवान वापस आ गए हैं, लेकिन एक उसमें फैलाया जा रहा है अफवाह कि चिराग पासवान घूमने जाते हैं बिहार में, काम नहीं करते हैं, उनका मन नहीं लगता है, वो हमेशा निकल जाते पिछले हैं। 5 दिन से चिराग पासवान तो बिहार में है। पहले भ्रांति फैलाई जाती है, अभी भ्रांति फैलाई जा रही है कि चिराग पासवान आनंद मोहन जी के खिलाफ है।
आनंद मोहन जी के खिलाफ नहीं है, नीतीश कुमार उस परिहार कानून के खिलाफ है, आदरणीय चिराग जी उस परिहार कानून के खिलाफ है जिसके तहत बिहार में शासन व्यवस्था ने कुचक्र करने का काम किया है, बिहार के जनता के साथ छल करने का काम किया है। चिराग पासवान जी बिहार के सरकार के नीतियों के खिलाफ में अपनी बात रखते हैं। विपक्ष का काम यही है कि अपने सरकार के नीतियों के खिलाफ में बात रखना। और जहां तक दुबई भी गए थे तो बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उनके जयंती के अवसर पे वहां पे एक कार्यक्रम था, उस अवसर पे गए थे। और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती पे हिंदू वर्ल्ड के किसी भी जगह पर अगर चिराग पासवान को बुलाने का काम करते हैं लोग, तो चिराग पासवान जाने का काम करेंगे। अच्छा है ना कि हमारे देश के संविधान के निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चर्चा पूरे संसार में हो रहा है और उसकी फैलाव भी होनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है। और जहां तक लोग जो फैलाते हैं कि चिराग पासवान समय नहीं देते हैं, चिराग पासवान बाहर दिल्ली यहाँ करते हैं, मतलब चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब होता है पूरे हिंदुस्तान में पार्टी का फैलाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब होता है कि अन्य प्रदेशों में पार्टी फैले। नागालैंड में हमारे 2 विधायक जीत के आए हैं और चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। जिनको भ्रांति फैलाए, सब लोग इस बात से डर रहे हैं कि चिराग पासवान के सभाओं में लाखों की हजारों की भीड़ आ रही है। बिहार की जनता इस बार अब तक महागठबंधन, एनडीए गठबंधन फैसला करते थे बिहार के मुख्यमंत्री का। इस बार बिहार की जनता ने ठान लिया कि बिहार के मुख्यमंत्री जनता बनाएगी, जनता तय करेगी कि बिहार का होने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसीलिए चिराग पासवान के प्रति जनता का विश्वास बढ़ते जा रहा है और इस बढ़ते विश्वास के चलते तमाम दलों में एक तरह की बेचैनी है कि चिराग पासवान पिछले 2-3 सालों से जो संघर्ष कर रहा है उसका फायदा चिराग पासवान को मिल रहा है। और इसका मिलने का एक मुख्य कारण भी अभी है, आप आरजेडी के लोगों से भी पूछ सकते हैं और आरजेडी के तमाम नेताओं से जाइएगा, जब ऑफ रिकॉर्ड बात कीजिएगा तो वो कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी ने गलत गठबंधन किया है, तेजस्वी यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है, तेजस्वी यादव जी ने अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा गलत फैसला लिया है। उनका राजनीतिक करियर नीतीश कुमार खत्म कर देंगे और जो तेजस्वी यादव को अब वर्तमान में सड़क पे रहना चाहिए, तेजस्वी यादव को जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, तेजस्वी यादव को आम इंसान के जो कैसे खुशहाली है, कैसे सरकार उसके लिए काम करे वो काम करते। तेजस्वी यादव जाकर ड्राइंग रूम में एसी में बैठ के बिहार की सत्ता का लाभ उठा रहे हैं और आने वाले समय में तेजस्वी यादव को इस बात का इस गलत फैसले का उनको भुगतान करना ही पड़ेगा। उन्हीं के गलत फैसले के चलते बिहार की जनता आदरणीय चिराग पासवान जी में अपना नेतृत्व देख रही है और बिहार की जनता ठान चुकी है कि ये सब सरकार बनाएंगे, लड़ेंगे एनडीए गठबंधन के साथ, सरकार बनाएंगे महागठबंधन के साथ, महागठबंधन से लड़ेंगे, बनाएंगे एनडीए गठबंधन के साथ। ऐसे नेताओं को और ऐसे राजनीतिक सेटिंग करने वाले लोगों को बिहार की जनता इस बार नकार देगी और आदरणीय चिराग पासवान जी पे मोहर जरूर लगाएगी। 2025 का चुनाव चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले, आप देख लीजिएगा धीरे धीरे जनता का विश्वास चिराग पासवान में बढ़ते जा रहा है। अगर 24 को लेकर कहा जाए चिराग पासवान को हाजीपुर सीट नहीं मिलता है तो चिराग पासवान नागालैंड से लड़ेंगे क्योंकि वहां क्षेत्रीय पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। चिराग पासवान जी हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। चिराग पासवान जी आज संसद की आवाज है, चिराग पासवान जी हिंदुस्तान के दलितों, मजलूमों, असहाय, वंचितों की आवाज है। चिराग पासवान जी हर उस जाति के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हर समाज के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हर धर्म के लोगों के साथ खड़े रहते हैं जिसके साथ अन्याय बिहार की सरकार और बिहार के अपराधी, बिहार में जो बढ़ते अपराध के चलते किसी की घटना घटती है, कोई शराब माफियाओं का शिकार होता है, कोई अपराधियों का शिकार होता है, बहू बेटियां बलात्कारियों का शिकार होती है, उस सारे मुद्दों पर चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं और जो लड़ता है वही जीतता है। चिराग पासवान जी को बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हम लोग लड़ाएंगे। चिराग पासवान जी लड़ना चाहते नहीं है, ये भ्रांति फैलाना आप बंद करें लोग। चिराग पासवान जी को पार्टी जहां से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान जी वहीं से चुनाव लड़ेंगे और एक और बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिस सीट पर हाथ रखेगी वो सीट कोई भी गठबंधन हो देना ही पड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे राकेश रोशन जी, जिन्होंने अपनी सारी बातों पे अपने विभाग से अंदाज में अपनी बातों को रखा। इसी तरह के तमाम कार्यक्रम में बने रहें। अब बिहार टॉक देखते। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।